रामपुर गांव में रानी अपने पति राजू के साथ रहती थी। रानी का पति राजू बहुत ही सीधा साधा इंसान था। राजू को कभी किसी चीज का लालच नहीं था। जितना पैसा राजू कमाता था उसी में राजू खुश भी रहता था। लेकिन उसकी पत्नी रानी एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी और हमेशा से ही अमीर बनने का सपना देखती थी। उसका पति राजू गांव की ही एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। रानी हमेशा अपने पति को कोसा करती थी। रानी की अमीर बनने की चाहत इतनी बढ़ चुकी थी कि रानी अब अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन रानी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे? तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। मजदूरी के ऊपर भी तो कुछ होता है ना। कभी सोचा है तुमने और कुछ भी? ये क्या कह रही हो रानी? ये क्या कह रही हो रानी? तुमको पता तो है ना, फिर क्यों तुम ये सब बात कर रही हो? मैं जितना कमाता हूँ उसमें हम सब लोगों का गुजारा तो चल रहा है ना। हाँ, आप इससे ऊपर तो कुछ सोच ही नहीं सकते। वो अपने पड़ोसी को देखा आपने? 1 साल में कहां से कहां पहुंच गया है। पहले 1 ठेला लगाता था सब्जी का, अब देखा 2 ठेले लगाता है, वो भी खुद के। अरे आपको क्या पता अमीर होना कितना अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, नए नए और महंगे कपड़े पहनना, बड़े से घर में रहना और खूब सारे नौकर चाकर। आहा। ऐसा बोलते बोलते रानी सपना देखने लगती है कि रानी अब एक अमीर औरत बन गई है और रानी के पास भी एक बड़ी सी गाड़ी है और रानी अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर शॉपिंग करने जा रही है। उसको चुपचाप बैठा देखकर उसका पति राजू उसको जोर जोर से हिलाकर कहता है, अरे ओ महारानी, ये सपने देखना छोड़िए और मुझे खाना दीजिए। बाद में देखते रहना ये सपना। पता नहीं क्या है, जब देखो सपने देखने शुरू कर देती हो। रानी सपने से जागकर कहती है, क्या है जी, आपको कितनी बार बोला है कि जब मैं सपना देख रही होती हूँ तो मुझे सपने से मत जगाया करो। हकीकत में ना सही, कम से कम सपने में तो मैं अमीर बन सकती हूँ ना। ठीक है। ऐसा कहकर राजू खाना खाने के लिए बैठ जाता है और रानी राजू को खाना परोस कर खुद भी खाने बैठ जाती है। दूसरे दिन वो सोच लेती है कि अब वो कोई भी छोटा मोटा काम करेगी। रानी सोच में पड़ जाती है कि कौन सा ऐसा काम करे जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाए। तभी उसको याद आता है कि शादी से पहले उसने चूड़ियां बनाना सीखा था और उसको अभी भी चूड़ियां बनाना काफी अच्छी तरह से आता था। सब कुछ सोचने के बाद वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप जितना पैसा कमाते हो उसमें मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। अब मैंने सोच लिया है कि मैं भी कोई काम शुरू करूंगी। ये तो ठीक है, पर तुम करोगी क्या? ये भी सोचा है तुमने? हाँ, मैं चूड़ियां बेचूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। रानी देखो, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन कभी सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना। शुरू में तुमको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर इन परेशानियों के बाद ही तुम्हें सफलता मिलेगी। हाँ, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही करूंगी। अब अगले दिन रानी बाजार जाकर चूड़ियां बनाने का सामान खरीद कर लाती है और उनको सजाने का कुछ सामान भी। घर आकर वो सामान से चूड़ियां बनाने लग जाती है। रात होते होते वो काफी सारी चूड़ियां बना और सजा लेती है। अब तो चूड़ियां सुंदर लगने लग जाती हैं। उनको देखकर रानी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो अपनी चूड़ियां लेकर बाजार में पहुंच जाती है, उनको बाजार में बेचने के लिए। बाजार में पहुंचकर वो अपनी चूड़ियों को बेचने लग जाती है। चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां, सुंदर सुंदर चूड़ियां। त्योहारों का समय आने वाला था तो इसलिए बाजार में काफी अच्छी भीड़ थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास की कुछ औरतें उसके पास आती हैं और उसकी चूड़ियां देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह, चूड़ियां तो बहुत सुंदर है तुम्हारी। मुझे लाल रंग की चूड़ियां दिखाना। हाँ, जरूर, ये देखिए, ये वाली चूड़ियां आपके हाथों पर बहुत ही अच्छी लगेगी। हाँ, ये अच्छी लग रही है। अच्छा, यही दे दो, पर जरा अच्छे से देख कर देना। कितने की दी ये लाल चूड़ियां? बहन जी, बस 20 रुपए दर्जन। इतने कम दाम में तो आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी चूड़ियां। ठीक है, दे दो मुझे 2 दर्जन। उसके बाद वो ग्राहक वहां से चूड़ियां लेकर चली जाती है कि तभी एक और औरत उसके पास आती है। कितने की दी चूड़ियां? ये वाली दिखाना, कैसी है? वो औरत चूड़ियों की तरफ इशारा करके दिखाती है। जी 20 रुपए दर्जन। हाँ, जरूर। ऐसा कहकर रानी उस औरत को चूड़ियां दिखा देती है। चूड़ियां उस औरत को बहुत पसंद आती है और वो उनको खरीद कर वहां से चली जाती है।
देखते ही देखते उसकी सारी चूड़ियां बिक जाती हैं। रानी चूड़ियों को बनाने और सजाने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। वो खुद अपने हाथों से चूड़ियां बनाती थी। उसके हाथ से बनी चूड़ियां बहुत ही सुंदर और मजबूत होती थीं। वो अपने हाथ से बनी चूड़ियां बहुत ही कम दाम में बेचती थी। रानी की बनाई चूड़ियां जितनी सुंदर होती थी उतनी ही मजबूत भी होती हैं। औरतें 1 दर्जन की जगह 2-2 दर्जन और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा चूड़ियां ले जाती थी। एक दिन उसकी सारी चूड़ियां बिक जाती हैं कि तभी एक औरत उसके पास आती है। बहन, चूड़ियां दिखाना। माफ करना बहन, आज तो सारी चूड़ियां बिक गई हैं। ओह अच्छा, कल थोड़ा ज्यादा चूड़ियां लाना बेचने के लिए। मैं कल इसी समय आऊंगी लेने। हाँ हाँ बहन, कल मैं और ज्यादा चूड़ियां लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर रानी अपने घर आती है और घर आकर अपने पैसे गिनने लगती है और कहती है, अरे वाह, आज तो बहुत ज्यादा कमाई हुई मेरी। पर आज मेरी एक ग्राहक खाली हाथ चली गई। अब मैं ज्यादा चूड़ियां ले जाया करूंगी बेचने के लिए, ताकि मेरा कोई ग्राहक खाली हाथ ना जाए। दिन बीतते गए। अब रानी का चूड़ियां बेचने का काम काफी अच्छे से चल रहा था और अब रानी के पास चूड़ियां बेचकर काफी पैसे इकट्ठे भी हो गए थे। वो अपने पति से कहती है, देखा आपने, मेरे पास आपसे ज्यादा पैसे जमा हो गए हैं। अब मैं जल्दी ही खुद की एक चूड़ियों की दुकान खरीद लूंगी। पैसे देखकर उसका पति राजू कहता है, अरे वाह रानी, लगता है तुम्हारा काम बहुत ही जोरों से चल रहा है। लगता है अब तुम्हारे सारे सपने जल्द ही साकार हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। रानी मन ही मन सोचने लगती है कि अब तो मेरा काम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। क्यों ना मैं अपनी चूड़ियों के दाम बढ़ा दूं, तो मेरा मुनाफा तो डबल हो जाएगा। ऐसा सोचकर अगले दिन से ही रानी अपनी चूड़ियों के दाम बढ़ा देती है। दाम बढ़ने की वजह से भी उसके ग्राहक उसके पास आना बंद नहीं करते हैं। उसकी चूड़ियां अभी भी पहले की तरह ही बिक रही थी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। अब रानी का लालच और भी बढ़ गया था। फिर एक दिन रानी ने सोचा कि अगर मैं अपनी चूड़ियां सस्ते सामान से बनाऊं तो मेरा मुनाफा तो और भी बढ़ जाएगा। अब तो वो बाजार से घटिया किस्म का चूड़ी बनाने का सामान खरीदने लगी। अब दिन ब दिन रानी का लालच बढ़ता गया। जैसे जैसे रानी का लालच बढ़ने लगा, उसकी चूड़ियों की क्वालिटी भी बदलने लगती है। उसको ये सब करते देखकर उसका पति उससे कहता है, रानी, तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ चूड़ियां बनाने में और अभी भी इतने कम दाम में बेच रही हूँ। अब तो मेरे पास चूड़ियां खरीदने वालों की काफी भीड़ भी रहती है, फिर भी मुनाफा कम ही है अभी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी चूड़ियों को मिलावट करके बनाना चाहिए और इसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। रानी, ये सब क्या कर रही हो? नहीं नहीं रानी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुमसे चूड़ियां खरीदना बंद कर देंगे। अरे अरे, क्यों नहीं खरीदेंगे? लोगों को क्या समझ में आएगा कि हमने इसमें मिलावट की है। ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगे, पर ध्यान रहे बाद में ना पछताना पड़े तुमको। राजू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। एक दिन उससे हमेशा चूड़ियां खरीदने वाली एक औरत उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे क्या बात है रानी बहन, आजकल आपकी चूड़ियों के डिजाइन इतने फीके फीके से क्यों लगते हैं? पहले तो चूड़ियां एकदम चमचम करती थी। नहीं नहीं बहन जी, ये आप क्या कह रही हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस बाजार में आजकल धूल मिट्टी ज्यादा हो गई है, तो इससे ऐसा लग रहा है आपको, और कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे रानी के ग्राहक कम होने लगे और अब रानी भी इस बात से परेशान रहने लगी। एक दिन, ये क्या रानी बहन, मैंने कल ही तुमसे सारी चूड़ियां खरीदी थी और आज वो सब टूट भी गई। ये कैसी चूड़ियां रखने लगी हो तुम? नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो आप? मेरी चूड़ियां मजबूत होती हैं। मैं आज से थोड़ी ना चूड़ियां बेच रही हूँ। हाँ तो हम भी आज से ही नहीं खरीद रहे हैं तुमसे चूड़ियां। आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। जोर से कहीं आपका हाथ टकरा गया होगा ना, कांच ही तो है, टूट गया होगा। बात टूटने की नहीं है बहन, एक या दो चूड़ी टूटती, यहाँ तो सारी की सारी चूड़ियां ही टूट गई मेरी तो। ऐसी चूड़ियां बेचोगी तो कौन आएगा तुम्हारे पास अब? ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। धीरे धीरे उसके यहाँ से जो भी चूड़ियां खरीदता, वो चूड़ियां मिलावट की वजह से टूटने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब तो रानी के ग्राहक भी कम हो गए थे। जो बचे थे वो सब एक दिन इकट्ठा होकर रानी के पास आती हैं और कहती हैं, रानी, तुम्हारी चूड़ियों की वजह से हमारे हाथों की हालत देखो। हाँ, जगह जगह जख्मों के निशान पड़ गए हैं। कैसी घटिया चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी तुमने। अगर तुमने ये घटिया चूड़ियां बेचना बंद नहीं किया तो हम तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर देंगे। हाँ हाँ, ये सब बंद करना होगा तुमको, वरना हम सब पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर देंगी। उन सब की बातें सुनकर रानी घबरा जाती है और कहती है,
नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मैं आगे से ये सब नहीं करूंगी। इसके बाद वो सब औरतें वहां से चली जाती हैं। उन सब के जाने के बाद रानी अपने घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। देखा रानी, आज तुम्हारे लालच की वजह से ये सब हो रहा है। मैंने तो तुमसे पहले भी ये सब करने को मना किया था। ज्यादा पैसा कमाने की चाह इंसान को अंधा बना देती है। इसलिए हमें जितना मिलता है उतने में ही संतोष करना चाहिए। हाँ, ये सब मेरे लालच के कारण ही हुआ है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई है। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और रानी अपने पति से माफी मांगती है और आगे से वो फिर से बिना मिलावट वाली चूड़ियां बनाकर बेचने लगती है। केशव और उसकी पत्नी सीमा खेलगांव नाम के एक गांव में रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। दोनों मजदूरी का काम करते थे और अपना जीवन चला रहे थे। उन्होंने मान लिया था कि गरीबी उनकी किस्मत में ही लिखी है और इसे कोई दूर नहीं कर सकता। वो दोनों बस अपनी ही दुनिया में रहते थे। बाहर की दुनिया से उन्हें कुछ मतलब नहीं था। सुबह काम पर जाते और शाम को रूखी सूखी खाते और सो जाते थे। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे। एक दिन की बात है, सीमा को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, तो वो ये खबर जल्दी से अपने पति को सुना देती है। अजी सुनते हो? कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? फिर सीमा उसे अपनी मां बनने वाली बात बता देती है। दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद केशव कहता है, सीमा, हमारा जीवन तो जैसे तैसे इस गरीबी की हालत में गुजर रहा है। कभी खाते हैं, कभी बिन खाए ही सो जाते हैं। बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे? अरे तुम भी बेकार में चिंता करते हो। जो भी इस दुनिया में आता है वो अपना भाग्य खुद लेकर आता है। जो उसके नसीब में होगा वही होगा। पर सीमा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इस गरीबी से दूर रहे, वो कुछ बड़ा करे, अपने गांव का नाम रोशन करे। अरे तुम भी, अभी तो वो इस दुनिया में आया भी नहीं और तुमने सपने भी देखने शुरू कर दिए। हाँ सीमा, मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा बेटा कुछ बड़ा काम करे। मैं भी कुछ करना चाहता था अपने गांव के लिए, लेकिन इस गरीबी ने कुछ करने ही नहीं दिया। अरे तुम भी चलो, अब बस करो और काम पर चलो। और कुछ देर बाद वो दोनों अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। इस तरह से रोज काम पर जाते और फिर शाम को घर आ जाते। एक दिन की बात है, सीमा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो फिर भी काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। तो केशव ने उसे मना किया और कहने लगा, अरे सीमा, अब तुम काम पर मत जाया करो। तुम्हारी हालत अब ज्यादा काम करने लायक नहीं। तुम घर पर ही रहो, मैं सब देख लूंगा। पर तुम अकेले कैसे ये सब करोगे? अभी हम दोनों मिलकर काम करते हैं तब भी कुछ नहीं बचा पाते। अरे तू चिंता मत कर और अपना ख्याल रख। तेरे लिए कुछ फल लेता आऊंगा शाम को। ऐसा कहकर वो अपने काम पर चला जाता है। सीमा बिस्तर पर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है और वो एक सपना देखती है कि उसके घर एक बेटा हुआ है और वो जोर जोर से रो रहा है। उसे बहुत भूख लगी है और घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सीमा की आंख खुल जाती है और वो उठ जाती है और सोचने लग जाती है, हे भगवान, ये कैसा सपना था? ऐसा सच में हुआ तो हम क्या करेंगे? मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। मजदूरी से तो ज्यादा कुछ पैसे मिलते नहीं, क्या करेंगे हम? शाम हो जाती है। केशव सीमा के लिए कुछ फल लेकर आता है और सीमा को खाने के लिए दे देता है। फिर सीमा केशव से कहती है, सुनो जी, मैंने सोचा है कि मैं घर पर ही रहकर कुछ काम करूंगी, वरना घर कैसे चलेगा? अरे ये तू क्या कह रही है? क्या काम करना चाहती है तू? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। कुछ ऐसा काम करूंगी जिससे घर में 4 पैसे आए और मुझे भी बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन अपना ध्यान भी रखना। और फिर दोनों खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन केशव अपने काम पर चला जाता है। सीमा ने भी घर पर रहकर कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। सीमा ने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे। वो उसकी एक सिलाई मशीन ले आती है और लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर देती है। उसके काम में बड़ी सफाई थी। जल्दी ही लोगों को उसका काम पसंद आने लगा और उसके पास कपड़े सिलवाने वाले लोग आने लगे थे। सीमा, ये कपड़े सिल देना अच्छे से, मुझे एक शादी में जाना है, जरा जल्दी सिल देना। हाँ हाँ ठीक है दीदी, मैं आपको जल्दी ही ये सिल कर दे दूंगी।
आप चिंता मत करिए। अब उनकी हालत में थोड़ा सुधार हो गया था और फिर वो समय भी आ गया कि जब उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। सीमा, हम अपने बच्चे का नाम सूरज रखेंगे। ये बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। ठीक है जी, जो आपको पसंद हो वही नाम रख लो आप। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सूरज बड़ा होने लगा। वो 10 साल का हो गया था। वो पढ़ने में भी ठीक था, लेकिन उसकी रुचि क्रिकेट के खेल में ज्यादा थी। एक दिन की बात है, सीमा का बेटा सूरज अपनी माँ से कहता है। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोल, क्या कहना चाहता है? माँ, मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अरे बेटा, अब ये क्रिकेट क्या होता है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं ये नाम। अरे माँ, गेंद और बल्ले का खेल है ये, जिसमें एक लकड़ी के डंडे से गेंद को मारते हैं। वो तुम सब छोड़ो, बस तुम पिताजी को समझा देना। और फिर रात हो जाती है। सीमा अपने पति को ये सब बात बता देती है। सुनो जी, आज सूरज बोल रहा था कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है। सीमा, अब ये क्रिकेटर क्या होता है? अरे जिसमें गेंद को डंडे से मारते हैं। खैर वो सब आप छोड़ो, आपको समझ नहीं आएगा। आप बस केशव को खेलने की इजाजत दे दो। केशव भी राजी हो जाता है। और फिर अगले दिन सूरज सुबह जल्दी उठ जाता था। वो दौड़ लगाने जाता था, घर आकर कसरत करता था और फिर दिन में गांव के पास वाले खुले मैदान में क्रिकेट खेलने चला जाता था। वो दिन रात मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत देखकर उसके माता पिता को बहुत खुशी मिलती थी। समय फिर तेजी से बीतने लगा और अब सूरज 18 साल का हो चुका था और पूरी तरह से एक दमदार खिलाड़ी बन गया। वो अब पूरे गांव में मशहूर हो गया। सूरज अपने स्कूल की तरफ से खेलने जाता था। लोग उसका खेल देखते और हैरान होते कि एक गरीब मजदूर माँ बाप का बेटा इतना अच्छा खिलाड़ी कैसे बन सकता है। अब तो हर कोई सूरज की तारीफ करने लगा था। सूरज चाहता था कि वो आगे का खेल सीखने के लिए शहर जाए, क्योंकि वहां पर वो अपने खेल को और ज्यादा लोगों को दिखा सकता है। और ऐसा सोचकर वो अपने पिता के पास जाता है। उसे देखकर उसके पिताजी कहते हैं। अरे, आ गया मेरा खिलाड़ी बेटा। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। तूने मेरा नाम सच में रोशन कर दिया। तू तो अब एक नंबर का खिलाड़ी बन गया है। नहीं पिताजी, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है इस खेल के बारे में। मेरा सपना है कि मैं अपने देश के लिए खेलूं, और इसके लिए मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है, जो मुझे शहर में जाकर मिलेगी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन वो सब कुछ इतना आसान नहीं है। और बेटा, शहर जाने के लिए पैसे और फिर वहां पर रहना खाना कैसे होगा ये सब? आप इस बात की चिंता मत करो। आप तो बस मुझे शहर जाने की इजाजत दे दो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, पर अपनी माँ को मना लेना। वो तो तुझे अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं भेजने वाली। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं माँ को अपने आप मना लूंगा। सूरज अपनी माँ के पास जाता है और उसको अपनी शहर जाने की बात बताता है। पहले तो सीमा रोने लग जाती है, लेकिन बाद में जब सूरज उसको बताता है कि शहर जाकर ही उसका सपना पूरा होगा, फिर अपने बेटे की खुशी देखकर अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे शहर जाने की इजाजत दे देती है। ठीक है बेटा, लेकिन वहां जाकर अपनी माँ को मत भूल जाना। कैसी बातें करती है तू माँ? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा तेरे पास। अगले ही दिन सूरज शहर चला जाता है। वहां जाकर वो ट्रेनिंग करनी शुरू कर देता है। शहर में सूरज दिन रात मेहनत कर अपने खेल को और अच्छा करने की कोशिश में लगा था, और उधर गांव में सूरज के पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। सीमा अपने पति से कहती है, सुनो जी, हमें सूरज को बुलाना चाहिए। तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो तुम्हें कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाएगा। अरे नहीं नहीं, तू भी कैसी बात करती है? कुछ दिन में वो टीम में खेलने वाला है। बस भगवान मुझे उस दिन तक जिंदा रखे। ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। सूरज भी अपनी मेहनत और अच्छे खेलने की वजह से टीम का हिस्सा बन जाता है और उसका सिलेक्शन फाइनल मैच खेलने वाली टीम में हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन रात का समय था। केशव की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो केशव को अस्पताल ले जाती है।
अस्पताल में उसे पता चलता है कि केशव अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, वो उसे घर ले जाए। सीमा भाभी, अब हमको सूरज को खबर देनी चाहिए। वो अगर इस समय भी नहीं आएगा तो। हाँ हाँ चाची, बिरजू काका ठीक कहते हैं। हमको सूरज को बुलाना ही होगा। अंतिम समय में तो केशव भैया अपने बेटे से एक बार मिल लें। सूरज के पिताजी का सपना है कि उनका बेटा देश की टीम में खेले और देश का नाम रोशन करे, और उसको ऐसा मौका मिला है। मैं उसका ये सपना नहीं तोड़ सकती। इधर शहर में आज मैच का दिन था। सूरज खेल रहा था कि तभी उसे खबर मिलती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और वो कुछ ही पलों के मेहमान हैं। तो उसे बहुत धक्का लगा, लेकिन वो खेल को बीच में छोड़कर नहीं आ सकता था। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और खेल पूरा किया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। आज उसने इतना अच्छा खेलकर अपने गांव और देश का नाम रोशन कर दिया था। मैच खत्म होते ही वो तुरंत वापस अपने गांव आ जाता है। उसके हाथ में खेल में जीता गया बड़ा सा इनाम था। वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर पर तो लोगों की भीड़ जमा है। सूरज जल्दी से अंदर जाता है तो देखता है कि उसके पिताजी का तो देहांत हो गया। वो रोता हुआ अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, ये देखो पिताजी, मैंने आपका नाम रोशन कर दिया। आंखें खोलो पिताजी। मामा देखो ना, पिताजी को ये मुझसे बात नहीं कर रहे। बेटा रो मत, ये तुझे जरूर देख रहे होंगे और तुझे आशीर्वाद भी जरूर दे रहे होंगे कि तूने आज उनका नाम रोशन कर दिया। और फिर माँ बेटा दोनों रोने लगते हैं। सभी गांव वाले उनको चुप कराते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सूरज और उसकी माँ इस दुख से बाहर आ जाते हैं। एक तरफ जहां सूरज को अपनी जीत की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ अपने पिताजी के जाने का दुख। वो सच में एक खिलाड़ी था जो हर हाल में अपनी माँ और अपने खेल दोनों पर ध्यान दे रहा था। सूरज ने अब और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। अब वो टीम का एक भरोसेमंद खिलाड़ी बन गया था और उसने टीम में अपना स्थान भी पक्का कर लिया था। माँ, इस बार का मैन ऑफ द मैच भी मुझे ही मिला है। ये लो माँ। बेटा, अपने पिताजी की तस्वीर के पास जाकर उनसे आशीर्वाद ले लो। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। दोनों माँ बेटा केशव की तस्वीर के पास जाते हैं और सूरज अपने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेता है।